देखो इसमें कह रहा है कि 3 बल्ब से 3 बल्ब एक ही बैटरी से चलने चाहिए। तो एक बैटरी मात्र है आपके पास, बैटरी मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो आप ढेर सारा सेल यूज कर सकते हैं सुटेबल, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बैटरी ले ली, आप बड़ा सा भी बैटरी ले सकते हो, हमने एक बैटरी ले लिया है ना। तो बैटरी कुछ इस तरह का लिया हमने, बीच में ढेर सारा है, चलेगा कितना, अगर लिमिट नहीं रखा हो कि 3 सेल हो, 2 सेल हो, 4 सेल हो, तो आप अपने मन से ले सकते हैं, या बीच में डॉट 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 डाल देते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से बैटरी एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर। अब इसी बैटरी से आपको 3 सेल चलाने हैं, जिसमें से 2 सेल का स्विच कॉमन होगा और एक सेल का स्विच एक बल्ब का स्विच अलग होगा। एक ऐसा कॉम्बिनेशन हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल में कि पैरेलल इकलौता ऐसा ग्रुपिंग होता है जिसमें आप चाहे तो हर इंडिविजुअल सर्किट के अलग अलग स्विच बना सकते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा पैरेलल वाला कनेक्शन होगा इसमें। पैरेलल कनेक्शन कैसे करते हैं वो बात वाली बात है। इसमें आपको अपने आप सोचना है कि 3 बल्ब होंगे, एक बल्ब का स्विच अलग है और 2 बल्ब का स्विच कॉमन है। आपको क्या करना है कि जैसे आपको मन है कि आप 2 बल्ब का स्विच को कॉमन रखें, एक बल्ब हुआ, 2 बल्ब का स्विच कॉमन मतलब समझ रहे हैं, एक स्विच ऑन हुआ, दोनों बल्ब जलने लगा, तो कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, पहला वाला या दूसरा वाला, बोलो। ये स्विच अगर ऑन होगा तो दोनों बल्ब जलेगा ना, तो ये स्विच कॉमन स्विच हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। अब कह रहा है कि एक और आपको बल्ब चाहिए जिसका सेपरेट स्विच हो, सही है ना, कंट्रोल बाय से 2 बल्ब कंट्रोल बाय सेम स्विच, और एक बल्ब और हो जिसका स्विच अलग हो, मतलब इसके ऑफ या ऑन करने से इसके ऑफ ऑन पे इफेक्ट ना पड़े। इसको भी हमने क्या किया, बैटरी के इसी टर्मिनल से जोड़ दिया। अब बोलोगे सर ऐसे नहीं जोड़िए, आप ऐसे जोड़िए, एक ही बात है ना, इस वायर का पोटेंशियल तो सेम ही होगा। क्लियर है, समझ गए। तो इसे हम लोगों ने क्या किया, इससे जोड़ दिया और इसे हमने इससे भी जोड़ दिया। अब देखो अगर ये स्विच ऑन होगा तो ये इकलौता यही बल्ब जलेगा, ये बल्ब जलेगा नहीं जलेगा, क्या हो गया, कुछ नहीं, काहे कुछ नहीं हुआ, काहे बोलने पे मजबूर मत किया करो। तो समझ पाए, अगर ये स्विच ऑन भी होगा तो ये अगर ऑफ था तो ऑफ ही रहेगा, मतलब इसके ऑफ ऑन होने पे इसके स्विच ऑफ का या ऑन होने का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हो गया ना, 2 बल्ब का कॉमन स्विच और एक सेपरेट स्विच, कॉम्बिनेशन कंप्लीट। और कुछ पूछ रहा है नहीं, ऐसा ही कुछ हुआ होगा। आप इसे बीच में इसे ऊपर डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा ही कुछ होगा। क्लियर है, बस चलिए आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ नोट कर पाए, इसे कर लिए ना, आइए साफ करें इसे, बोर्ड को देखो बाबू। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ, इसे समझिए। ओम्स लॉ ये एक ऐसा लॉ है जो आपको किसी सर्किट में या किसी सर्किट से या किसी कंडक्टर से फ्लो हो रहे करंट और उसे दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस के बीच के रिलेशन को स्टैब्लिश करता है। ओम्स लॉ हमें 2 फिजिकल क्वांटिटी के बीच रिलेशन स्टैब्लिश करके देता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा करंट। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच क्या रिलेशन होता है उसे बताता है ओम्स लॉ। ओम्स संसार का नाम है। और इसे करने से पहले हमें ये चीजें समझनी है कि इसका एक्सपेरिमेंट क्या है। आइए एक एक्सपेरिमेंट से ओम्स लॉ को समझने की कोशिश करें, ठीक है।
अब एक काम करते हैं हम लोग कि देखो ये एक्सपेरिमेंट जो हमें करना है वो करना है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर ना हमारा कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट। कारण क्या है कि टेम्परेचर को चेंज करोगे ना तो कंडक्टर का जो रेसिस्टेंस होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अभी पढ़ेंगे हम लोग रेसिस्टेंस पे कि रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और जो कंडक्टर होता है उसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर के बढ़ने से बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना है, टेम्परेचर को फिक्स रखना है और उसी फिक्स टेम्परेचर पे आपको एक्सपेरिमेंट करना है। फिक्स टेम्परेचर पे कर लेंगे तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो टेम्परेचर को हमने मान लो अपना रूम टेम्परेचर को फिक्स कर लिया 25, 27 जो भी सुटेबल आपको लगे। अब उस पर चलिए एक्सपेरिमेंट करते हैं, स्टार्ट। तो हमने पहला क्या किया, एक कंडक्टर लिया या मान लो हमने क्या किया, एक रेसिस्टर लिया, रेसिस्टर जिसका रेसिस्टेंस फिक्स होता है सर। अब हमने इसे बैटरी से कनेक्ट कर दी, ठीक है, स्विच विच भी लगा दिया, सर्किट कंप्लीट। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब हमें करना है करंट को मेजर। दो चीजें, दो डिवाइस आपको लगानी है, एक अमीटर जिसका काम होता है करंट को मेजर करना, दूसरा ये जो लोड आपने डाल रखा है, रेसिस्टेंस लगा रखा है, इसमें तो कुछ करंट फ्लो कर रहा होगा ना, तो इसे तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी बना होगा। तो हमने इसी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए एक डिवाइस लगा रखी है वोल्टमीटर, जो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा। या चलो कोई बात नहीं, इसके बिना भी, क्योंकि आपको पता है ना कि आप कितने वोल्ट का बैटरी लगा रखे हो। ये मान लीजिए आपने V वोल्ट का बैटरी लगा रखा, या चलो आपके पास जो वोल्टेज है वो मान लो 10 वोल्ट है, ठीक है, 10 वोल्ट का आपके पास बैटरी है। और मान लीजिए रेसिस्टेंस है 5 ओम का। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बस। तो देखा क्या गया कि जैसे स्विच ऑन हुआ, बिंदी आ गया ना, तो बिंदी आने का मतलब स्विच ऑन हुआ, करंट फ्लो करेगा। करंट जैसे यहां पे जाएगा, देखना करंट रीड हो रहा है और करंट का रीडिंग एमीटर आपको रीड कर देगा कितना, 2 एम्पियर। 10/5 कितना, 2 एम्पियर। कैसे निकलता है बाद में हम लोग बात करेंगे, अभी 2 एम्पियर मान लो रीडिंग हुआ। अब क्या हुआ, इन्होंने अगले स्टेप में एक्सपेरिमेंट का सेकेंड पार्ट, सर्किट वही रहा, ठीक है, सारी चीजें वही रही, बदली क्या, वोल्टेज। अब हमने क्या किया, वोल्टेज चेंज कर दिया। तो वोल्टेज सर कितना किया, वोल्टेज हमने बढ़ा दिया है, ध्यान से सुनना, वोल्टेज हमने 20 वोल्ट कर दिया, बैटरी थोड़ा बड़ा वाला लगा दिया, 20 वोल्ट बैटरी कर दिया। एमीटर ये रेसिस्टेंस उतना ही रहा जितना था, रेसिस्टेंस में कोई चेंज नहीं, कांस्टेंट होता है। वायर का रेसिस्टेंस मान लो 5 ओम था तो 5 ओम ही रहा। अब की बार करंट का रीडिंग बदल गया और ये हो गया आपका कितना, 4 एम्पियर। 4 एम्पियर। ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंट है, डिट्टो एक्सपेरिमेंट तुम्हें बता रहे हैं जो किया गया, ठीक। एक एक्सपेरिमेंट और करते हैं, अगला स्टेप, पार्ट थर्ड इस एक्सपेरिमेंट का। तीसरा एक्सपेरिमेंट में रेसिस्टेंस वही रहा, 5 ओम का ही, एमीटर हमने लगा रखा है, स्विच विच लगा रखी है। अब की बार हमने सेल को ना थोड़ा कम कर दिया, हमने बैटरी को के वोल्टेज को ना घटा के 5 वोल्ट कर दिया। तो देखा ये गया कि करंट का मैग्नीट्यूड चेंज होके 1 एम्पियर हो गया। कितना, 1 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या लगता है, इस कहानी से क्या सीख मिलती है? सीख यही मिलती है कि रेसिस्टेंस तो बेचारा कांस्टेंट, वोल्टेज चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है। एक सीख तो ये मिली। पहला ऑब्जर्वेशन क्या आया, ऑब्जर्वेशन ये आ रहा है ना, पहला कि हाँ, करंट चेंजेज विथ चेंजिंग
पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब बैटरी के वोल्टेज को चेंज करने से करंट बदल गया। पहली बात ये समझ में आ रही है। दूसरा जरा ऑब्जर्व करो, 10 से 20 हुआ है, 2 टाइम्स हुआ है, करंट 2 से 4 हुआ, 2 टाइम्स नहीं हो लग रहा है आपको? हाँ, और 10 से 5 हुआ है तो हाफ हुआ है, करंट 2 से 1 हुआ है तो हाफ हुआ है। और जब कोई चीजें किसी के जितने बढ़ने से दूसरा चीज उतना ही बढ़ता है, इस रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। नहीं, अगर आप 2 कदम आगे चले हैं तो सामने वाला बंदा अगर 4 कदम आगे चला, फिर आप 2 कदम आगे चले तो फिर वो 4 कदम आगे चला, इस रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। क्लियर है? एक के बढ़ने से अगर दूसरा बढ़ रहा हो और एक के बढ़ने का रेशियो, नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमेशा नहीं होगा। ध्यान दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को लेके तुम्हारे दिमाग में क्या गलत धारणा चल रही थी वो तुम्हें हम बताते हैं, इसलिए हमें इसे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। कारण है कि मेरे अलावा और तुम्हें ये बात कोई नहीं बताएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब हमेशा बढ़ना नहीं होता है, समझो। जैसे अगर हम तुम्हें यही बोलते कि वोल्टेज 10 था, समझो वोल्टेज 10 था और करंट मान लो 2 एम्पेयर था, वोल्टेज मान लो 20 हुआ और करंट मान लो 3 एम्पेयर हुआ, वोल्टेज मान लो 30 वोल्ट हो गया और करंट मान लो 5 एम्पेयर हो गया, तो वोल्टेज के बढ़ने से करंट तो बढ़ रहा है, तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलोगे? नहीं। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसे कहते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब दोनों फिजिकल क्वांटिटी के बढ़ने का रेशियो सेम हो, जब ऐसा रिलेशन होता है तो इस रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नाम आप दे सकते हैं। ठीक है, दोनों के बढ़ने का रेशियो सेम होना चाहिए। अगर ये चीजें ट्वाइस हुई है तो सामने वाली फिजिकल क्वांटिटी भी ट्वाइस हो, सिर्फ बढ़ने से काम नहीं चलेगा, उसी रेशियो में बढ़ना चाहिए। क्लियर? और यहां पे दिख रहा है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ट्वाइस हुआ है तो करंट भी ट्वाइस हुआ है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस हाफ हुआ है तो करंट भी हाफ हुआ है, तो आप कह सकते हो कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो दूसरी चीजें ये समझ में आ रही है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। 2 ऑब्जर्वेशन समझ में आती है। यही आपका एक्सपेरिमेंट था आपका ओम्स का, इसे नोट करिए, फिर आपको हम डिफिनेशन लिखा दें, इसका स्टेटमेंट लिखा दें, इसे ऐसे ही नोट करिएगा। नोट करिए, बैटरी का टर्मिनल करेक्ट कर लेना थोड़ा, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव है ये, नहीं, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, इसे सही कर लीजिएगा। चल साफ करें। तो ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है ना, यही है आपका ओम्स लॉ कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। आपको नहीं लिखना है, किताब में लिखा हुआ मिले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको नहीं लिखना है, समझ गए? हाँ, आपको जो लिखना हम लिखा देते हैं। आपको लिखना है करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। इसका ये तात्पर्य हुआ कि करंट ना पोटेंशियल डिफरेंस के बढ़ने से बढ़ जाता है, ऐसा थोड़े होता है, या ऐसा हो सकता है कि बिना पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज किए आप करंट को चेंज कर दें। या मान लो ऐसा हुआ कि करंट अपने मन में बदल गया, इसका क्या मतलब हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो गया होगा, चेंज तो पोटेंशियल डिफरेंस ही हुआ होगा, लेकिन ये मतलब नहीं है कि किसी तरह से मान लो जुगाड़ लगा के तुमने करंट वेरेंट बदल दी तो छोटा बैटरा से बड़का बैटरा बन गया हो, मतलब 10 वोल्ट बैटरी से 20 वोल्ट बैटरी बन गया हो। नहीं नहीं, थोड़ा मीनिंगलेस वाला फीलिंग आता है ना। तो करंट को ही हम लोग चेंज कराएंगे पोटेंशियल डिफरेंस के चेंज होने की वजह से। क्लियर? और इसे लिखना भी है, आपको याद भी रखना है। लेकिन ध्यान रखना एक चीज और छूट जाता है ओम्स लॉ को लिखने के वक्त, क्या? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब भी आप ओम्स लॉ को डिफाइन करें, उसका स्टेटमेंट लिखें, तो कांस्टेंट को टेम्परेचर आपको पहले करना है। तो लगाइए हेडिंग ओम्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट टेम्परेचर स्टेटमेंट इसका है, कांस्टेंट टेम्परेचर द करंट flowing
through the conductor is directly proportional the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference across its ends, उसके इंड के अक्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर है, ये मान लो कोई डिवाइस है या मान लो ट्यूब लाइट है, इसमें जो करंट फ्लो होगा वो प्रोवाइडेड होगा इसके प्रोवाइड किए गए पोटेंशियल डिफरेंस के, दैट इज करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है पोटेंशियल डिफरेंस, या मैथमेटिकली इसे सिग्निफिकेंस बनाने, इसको सिग्निफाई करने के लिए ऐसे भी लिखा जाता है, लिखना ठीक है, V प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये इस हिसाब से आप कह सकते हो कि अगर वोल्टेज को 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो करंट भी 2 टाइम्स बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर करंट 2 टाइम्स बढ़ा है तो वोल्टेज को भी चेंज किया गया होगा। आई बात समझ में? इसका मतलब बस इतना ही समझो। तो दैट इज ये हो गया कि V इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा और बदले में कांस्टेंट आएगा, है ना, बदले में कांस्टेंट आएगा जो कि होगा R। देखो जब जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है, बोले थे ना कि कांस्टेंट का क्या महत्व है, हम समझा रखे हैं। तो ये एक सिंपल सा कांस्टेंट है और यहां पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वेयर R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। R इज कांस्टेंट कॉल्ड रेसिस्टेंस। नोट करिए, फिर आगे बात करें इसके। ये वेरिएशन तुम्हें ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना होता है। ये तो ओम्स लॉ में वेयर R कांस्टेंट हो गया और इसी रिलेशन को तुम्हें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है। जब भी ओम्स लॉ लिखो, स्टेटमेंट तो लिखा ही करो, साथ ही साथ इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो ये कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना बदलेगा करंट भी उसी रेशियो में चेंज होगा। नहीं, जैसे मान लो ये है वोल्टेज और मान लो ये है करंट। वोल्टेज कुछ नहीं था, करंट 0 फ्लो कर रहा था। वोल्टेज मान लो 5 वोल्ट हुआ, करंट 2 एम्पेयर हुआ। वोल्टेज अगर 10 वोल्ट हो गया तो करंट 4 एम्पेयर हो गया। नहीं, अगर मान लो वोल्टेज 15 हो गया, नहीं तो करंट 2 4 6 हो गया। नहीं समझे? नहीं हुआ, 2 टाइम्स थोड़े हो रहा है। अच्छा इसका 2 इसका 3, हाँ ठीक है, इसका 2 इसका 3 आई, हाँ चलो 0 पे तो 0 ही होता है ना। नहीं समझे? 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। यहां से देखोगे 5 3 जा 15 तो 2 3 जा 6। कोई बात नहीं, ठीक ही तो है। नहीं ठीक है, आप और भी कोई वेरिएशन बना सकते हैं, बस एक दिखाएं कि आपको इस तरह से करंट वेरी करता है, इसी को तुम्हें प्लॉट कर लेना है। ठीक है, वी आई कर्व या वी आई ग्राफ कहिए, कर्व तो नहीं, वी आई ग्राफ कहिए। तो वी आई ग्राफ क्या करना है आपको? हाँ तो देखो ये वाला कर्व वी आई होगा और ये वाला करंट का कर्व होगा, एक्सिस होगा। और अगर आप इसे डॉट ग्राफ पे प्लॉट करोगे ना तो ये डाटा कुछ 0 पे 0 और मान लो आई 2 एम्पियर 5 वोल्ट पे, 10 एम्पियर मान लो, सॉरी 4 एम्पियर मान लो 10 वोल्ट पे, तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है और इस ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलता है वो पहले समझ लो। इसका थोड़ा सा पार्ट यहां पे लिख देते हैं, समझो। इसका हमें निकालना होता है स्लोप। ध्यान दो, वी आई ग्राफ का स्लोप हमें देता है रेसिस्टेंस। स्लोप
इसको नोट करके लिखना है, स्लोप ऑफ वी आई कर्व या ग्राफ ही हम कहेंगे। वी आई ग्राफ आपको क्या देगा? रेसिस्टेंस। ठीक है। स्लोप का यहां से क्या मतलब होता है? स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। किसी भी कर्व का अगर आपको स्लोप निकालना हो तो उस कर्व का आप ट्रेंगुलर पार्ट का एंगल निकाल लो टेन थीटा। जैसे यहां पे देखो, हमें इसका स्लोप निकालना है इस कर्व का, तो आप टेन थीटा निकाल लो किसी भी ट्रेंगुलर पार्ट का, छोटा सा ट्रेंगुलर पार्ट, बड़ा सा ट्रेंगुलर पार्ट, कोई भी ट्रेंगुलर पार्ट का। तो टेन थीटा कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना? 10, बेस कितना? 4। इसका रेसिस्टेंस 10/4 होगा, मतलब 5/2 होगा, 2.5 होगा। तो आपको टेन थीटा क्या देगा? स्लोप बता देगा। और स्लोप से क्या पता चलेगा? रेसिस्टेंस। अगर मान लो ये कुछ नहीं होता, जैसे मान लो ये एक रैंडम मान लो V होता, और मान लो इस पे, इस वोल्टेज पे अगर आई करंट फ्लो हो रहा होता, तो टेन थीटा आप क्या यूज करोगे? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है? V/I। ये क्या देगा आपको? V/I। और जरा ध्यान से देखो, ये V/I R ही तो है, V/I R ही तो है, समझ पाए? तो ग्राफ, और ये नोट करिए इसे फटाफट। अगला हेडिंग होगा हमारा रेसिस्टेंस। अब जो भी बची कुची बातें हैं वो रेसिस्टेंस से ही रिलेटेड है, उसी को कंटिन्यू करते हैं। रेसिस्टेंस देखो, अभी आपने सीखा है कि V = IR, समझो, V = IR। अगर यहां से हम R को फाइंड करना चाहें तो R = क्या होगा सर? V/I। इसका ये मतलब हुआ कि, इसका क्या मतलब हुआ? और गलत, ऐसा नहीं बोलना है। रेसिस्टेंस कांस्टेंट है, किसी पे डिपेंड नहीं करता है, ये कांस्टेंट है। बच्चा यहां से ये क्या समझता है, बता रहे तुम्हें, बच्चा इस रिलेशन से ये समझता है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। ना भी ना, ऐसा होता है क्या? अगर मान लो तुमने वोल्टेज, जैसे ये कॉपर वायर है, इसको मान लो 10 वोल्ट के बैटरी से दिया, रेसिस्टेंस मान लो 10 ओम है, 20 वोल्ट के बैटरी से लगा दोगे, रेसिस्टेंस 40 ओम हो जाएगा। रेसिस्टेंस बदल जाएगा कॉपर का? ना भाई, ठीक लगता है? मान लो इससे 10 एम्पियर का तुमने करंट फ्लो करवाया, रेसिस्टेंस 5 एम्पियर तुम्हें, रेसिस्टेंस 5 ओम तुम्हें फील हुआ। अगर इससे मान लो 50 एम्पियर का करंट फ्लो करवा दोगे, रेसिस्टेंस चेंज हो जाएगा? ना, रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं करता। और ये कांस्टेंट आता है वोल्टेज और किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहे करंट और उसे प्रोवाइड किए गए वोल्टेज के रेशियो से। आई बात समझ में? और ये एकदम बिल्कुल सा कांस्टेंट होता है, इसे ऐसे समझिए। बिल्कुल ये बात समझ गए ना कि रेसिस्टेंस कांस्टेंट है? ये करंट और वोल्टेज पे डिपेंड नहीं करता है, इवन करंट डिपेंड करेगा रेसिस्टेंस पे। अगर रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा, रेसिस्टेंस कम होगा तो करंट ज्यादा फ्लो होगा। क्लियर है? इसे ऐसे समझो कि ये कांस्टेंट क्या है। फिर से वही बात, जैसे मान लो हमने एक कंडक्टर लिया और उसे मान लो 10 वोल्ट की बैटरी लगा दी, ठीक है? ये कंडक्टर मान लो जो भी है, और इसमें रीड किया गया, कि करंट 5 एम्पियर था, करंट 5 एम्पियर, ठीक है? तो अगर इस हिसाब से इसका रेसिस्टेंस तुम इस हिसाब से कैलकुलेट करो तो कितना होना चाहिए? बोलो, 2 ओम होना चाहिए। अब हमको इसका रेसिस्टेंस का ज्ञान प्राप्त हो गया है। इसका यह मतलब हुआ कि अगर इसे 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देंगे ना, तो ये जो वायर है वो इससे कितना करंट फ्लो होने देगा? कितना करंट फ्लो होने देगा? 10 एम्पियर करंट को अलाउ करेगा। आई बात समझ में? ऐसा नहीं कि ये खुद का रेसिस्टेंस बदल लेगा, नहीं, वो करंट को बोलेगा तुम एडजस्ट हो जाओ, हम बदलने वाले नहीं हैं।
हम तो परम सत्य हैं, परमात्मा है, फिक्स है, तुम्हें बदलना पड़ेगा, हम नहीं बदलते हैं। समझ गया? हाँ, इस वक्त रेसिस्टेंस अपने आप को भगवान मानता है, हम नहीं बदलेंगे, तुम्हें बदलना पड़ेगा। समझ गया? हाँ, तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट होता है। और वो निकलता कैसे है? वो उस कंडक्टर में को प्रोवाइड किए गए पोटेंशियल डिफरेंस और उसमें वो कितना करंट को फ्लो होने देगा, इस बात पर डिपेंड करता है। तो रेसिस्टेंस किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, ये हर मटेरियल में प्रेजेंट होता है, किसी में ज्यादा किसी में कम। ये मैटर, जैसे मैटर की प्रॉपर्टी मास होती है ना, उसी तरह से हर मटेरियल की ये टेंडेंसी होती है, हर कंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है जो इस बात को बताती है कि भाई हमें अगर इतना वोल्टेज हमें दोगे ना, हम इतनी करंट को पास होने देंगे। ये मेरा मन है, ये मेरा मन मतलब ये मेरा गुण है, मेरी प्रॉपर्टी है, और मेरी प्रॉपर्टी है तो भाई कांस्टेंट है, नहीं बदलेगी। तुम आई बात समझ में? तुम जिस हिसाब से वोल्टेज दोगे हम उसी हिसाब से करंट को फ्लो होने देंगे। अगर वोल्टेज हमको तुम ज्यादा दोगे तो ज्यादा करंट बढ़ाएंगे हम अपने आप से, कम वोल्टेज दोगे तो कम करंट फ्लो होने देंगे। तो वो जो करंट को फ्लो ना होने देने के लिए या उसको कुछ अमाउंट में रोकता है, रेसिस्ट करता है ना, कि कंडीशन डालता है ना कि हम अपने आप से इतना ही करंट को फ्लो होने देंगे। ये जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो कंडीशन वाली प्रॉपर्टी होती है, इसे ही रेसिस्टेंस कहते हैं। रेसिस्टेंस टेंडेंसी या प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की जो इस बात को डिसाइड करती है कि वो कितना करंट उससे फ्लो होने देगा। जैसे एक ट्रैफिक पुलिस का काम होता है ट्रैफिक से गाड़ियों को पास होने देना, और वो एक बार में मान लो 50 गाड़ी को ही फ्लो होने देगा, कंडीशन अप्लाइड है। उसी तरह से रेसिस्टेंस अलाउ करता है कि हमारे मतलब इस कंडक्टर से इतने पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कितना करंट फ्लो होने देगा। और यही टेंडेंसी, यही प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस के नाम से जानी जाती है। और इसकी टेंडेंसी होती है कि वो ना करंट को थोड़ा रोक के रखे, कोई ज्यादा अपोज करे, करंट के फ्लो को अपोज करे। अब पूरा का तो अपोज नहीं करेगा, तो वो कितना अपोज कर पाएगा, वही हो गया उसकी प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस के नाम से जानी जाती है। क्यों? क्योंकि वो करंट को कुछ हद तक रोकता है। कोई मटेरियल ज्यादा रोक पाता है, उसकी रेसिस्टेंस ज्यादा होती है, कोई कम रोकता है तो उसका रेसिस्टेंस कम होता है। ये मटेरियल की टेंडेंसी होती है। किस चीज की टेंडेंसी? करंट के फ्लो ना होने देने वाली टेंडेंसी, या उसे अपोज करने वाली टेंडेंसी को हम लोग रेसिस्टेंस कहते हैं। प्रतिरोध मतलब रुकावट, करंट के फ्लो होने में रुकावट पैदा करना। कोई जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, स्पीड ब्रेकर का क्या काम है? स्पीड को रोकना, थोड़ा स्लो डाउन करना। अब मान लो तुम्हारे सामने छोटा छोटा स्पीड ब्रेकर भी होता है, कभी कभी बहुत बड़ा बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा देता है। तो वही बात है, जिस मटेरियल की रेसिस्टेंस ज्यादा होगी मतलब वो ज्यादा स्पीड ब्रेकर, वो बहुत फास्ट आ रही गाड़ी को भी बहुत स्लो कर देगा। तो सीधी सी बात होगी, लिख लीजिए एक लाइन, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच रेसिस्टेंस, द प्रॉपर्टी of a conductor due to which it opposes the flow of current through it, opposes the flow of current through it is called resistance। ठीक है। और ये निकाला कैसे जाता है? न्यूमेरिकली it is equal to the ratio between potential difference and
करंट पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, दैट इज रेसिस्टेंस इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, करंट R इक्वल टू V बाय I। इसमें चर्चा हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और कल रेसिस्टेंस को कंप्लीट करेंगे हम लोग। आज का डिस्कशन यहीं पे तक रहने देते हैं। हाँ सर, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।